हेलो फ्रेंड, वेलकम टू लर्नर क्लासेस। आज की वीडियो में हम इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं हम सबको यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड जो भी आपकी सजेशन हो उसे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो चलिए देखते हैं। पहला है यहाँ पर क्योटो प्रोटोकॉल। पहला है यहाँ पर क्योटो प्रोटोकॉल। ये क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये यूएनएफसीसी से जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। यूएनएफसीसी की फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये यूएनएफसीसी का फुल फॉर्म है और ये जो है अपनाया कब गया था क्योटो प्रोटोकॉल? तो 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया था। कहाँ? जापान में। ये कार्यशील कब से हुआ? तो 16 फरवरी 2005 से जो है क्योटो प्रोटोकॉल कार्यशील हुआ था। यह प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 1990 के स्तर पर लाने के लिए एक बाध्यकारी समझौता है। ये याद रखिए, ये क्या है? तो ये बाध्यकारी समझौता है। क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 1990 जो है के स्तर पर लाने के लिए एक बाध्यकारी समझौता किया गया है। इसका संबंध की बात करें तो इसका संबंध है जलवायु परिवर्तन से और किससे? कार्बन क्रेडिट से। ये इसका संबंध है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कार्बन क्रेडिट ये पूछ लिया जाता है कि ये जो क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है तो किससे है? तो ये कार्बन क्रेडिट से है। आगे बात करते हैं। अगला है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये 16 सितंबर और 1987 को खोला गया था। ये प्रभावी कब से हुआ? तो 1 जनवरी 1989 से प्रभावी हुआ था। पहली बैठक इसकी हेलसिंकी में हुई 1989 को। यह ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना सम्मेलन में पारित प्रोटोकॉल है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। एक अध्ययन के अनुसार यह प्रोटोकॉल जो है तो HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की कमी जो है इस सदी के अंत तक कितनी कर देगा? इस सदी के अंत तक जो है 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वैश्विक तापमान में कमी ला देगी। आगे बात करते हैं किगाली समझौता। किगाली समझौता यह रवांडा के किगाली में अक्टूबर 2016 में हुआ था। इसमें जो है 197 कंट्रीज ने जो है HFC जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन श्रेणी की ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौता किया था। ये किगाली समझौता जो है ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की श्रेणी के जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उनके उत्सर्जन को कम करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौता किया गया था, जिसे किगाली समझौता के नाम से जाना जाता है। इसमें ओजोन परत के क्षरण के लिए और प्लस जो है इसमें ओजोन परत के क्षरण के लिए प्लस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैसें शामिल हैं। किसमें? इसमें जो है किगाली समझौता में। आगे बात करते हैं वियना कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन का संबंध है ओजोन परत की सुरक्षा के लिए किया गया ये कन्वेंशन है वियना कन्वेंशन। ये कब हुआ था? तो ये 1985 को अपनाया गया था और इसमें जो है कोई बाध्यकारी नियम नहीं है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है पॉइंट है, इसमें कोई बाध्यकारी नियम नहीं है। आगे बात करते हैं पेरिस सम्मेलन। पेरिस सम्मेलन 2015 में हुआ था। पेरिस में जलवायु परिवर्तन पर COP21 संपन्न हुआ था। इसका उद्देश्य था वैश्विक तापमान में वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से जो है 2 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि से नीचे रखना, पेरिस सम्मेलन का। आगे बात करते हैं इसे जो है 2050 तक कार्बन डाई उत्सर्जन में कितनी जो है ये 50% की कमी और 21वीं सदी तक जो है 21वीं ईस्वी तक इसमें कितनी 100% कटौती का लक्ष्य है। अगला है दोहा सम्मेलन। दोहा सम्मेलन जो है ये 2012 में हुआ था। 26 नवंबर से 8 दिसंबर 2012 के बीच में हुआ था। दोहा में COP18 का आयोजन किया गया था। आगे बात करते हैं खाद्य श्रृंखला की। खाद्य श्रृंखला में कभी कभी इसका क्रम भी पूछ लिया जाता है कि ये जो इसका खाद्य श्रृंखला का क्रम क्या है? तो इसका क्रम ये कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले घास जो कि उत्पादक है, उसके बाद टिड्डा जो कि प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है, मेढक जो द्वितीयक उपभोक्ता कहलाता है और सर्प जो तृतीयक उपभोक्ता कहलाता है। तो ये सबसे पहले उत्पादक, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीयक उपभोक्ता। इस क्रम में अगर पूछा जाए तो इनका क्रम कुछ इस प्रकार होगा और इसमें अगर पूछा जाए तो ये घास, टिड्डा, मेढक, फिर सर्प ये कुछ इस प्रकार रहता है। इसमें जो ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं तो ये शाकाहारी कहलाते हैं और ये जो द्वितीयक या तृतीयक उपभोक्ता होते हैं
ये मांसाहारी या सर्वाहारी कहलाते हैं। आगे बात करते हैं, पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन है? ये है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा है पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत, सौर ऊर्जा है। और जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में पाया जाता है? तो ये जीव भार का पिरामिड जो है ये तालाब में पाया जाता है। जीव भार का पिरामिड पाया जाता है तालाब में। और ये अगला है 10% का नियम। ये 10% का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। इसमें जो है ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी से दूसरे पोषी स्तर में जो है पहुंचना है। ये ऊर्जा जो है एक पोषी से दूसरे पोषी स्तर में पहुंचती है। और इसमें जो है क्या होता है, तो ऊर्जा का ह्रास होता है। इसमें एक पोषी से जो दूसरे पोषी में ऊर्जा पहुंचती है उसमें 10% ऊर्जा का जो ह्रास हो जाता है, इसीलिए इसे 10% का या 10% का नियम कहा जाता है। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जो है ऊर्जा स्थानांतरण होने में ऊर्जा घटती है, बढ़ती है या समान रहती है, इस तरीके से ऑप्शन दे देता है। तो क्या होती है, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा जो है पहुंचने पर या ऊर्जा का स्थानांतरण होने पर दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा घटती है। अगला है यहाँ पर ये जो पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था किसने? ये दिया गया था कब? पारिस्थितिकी में स्थायी मितव्ययिता ये दिया गया था चिपको आंदोलन में। और चिपको आंदोलन का संबंध है किससे? पादप संरक्षण से। और ये किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये गौरा देवी के नेतृत्व में हुआ था। कब? 26 मार्च 1974 को हुआ था। गौरा देवी के नेतृत्व में चिपको आंदोलन का संबंध पादप संरक्षण से। आगे बात करते हैं, आगे है एपिको आंदोलन। एपिको आंदोलन ये दक्षिण भारत का पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन है। इसका आरंभ कहाँ हुआ था? तो इसका आरंभ कर्नाटक में हुआ था। इसमें बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, इतना ही पूछे जाने की संभावना है। अगला है पारिस्थितिक पदछाप के माप की इकाई। तो ये क्या है? ये भूमंडलीय हेक्टेयर कहलाती है। पारिस्थितिक पदछाप के माप की इकाई कहलाती है भूमंडलीय हेक्टेयर। आगे बात करते हैं, गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसने किया? तो ये गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1973 में किया था। किसने? अर्नीज नियस ने। इसे जो है कभी कभी डीप इकोलॉजी भी लिख देता है, कहीं कहीं आपको डीप इकोलॉजी भी लिखा मिलेगा। तो ये अर्नीज नियस ने 1973 में। अगला है पारिस्थितिक निश्चय या आला की संकल्पना किसने दी थी? तो ये दी थी किसने? ग्रीनेल ने जो है 1917 में दी थी। ग्रीनेल ने पारिस्थितिक निश्चय आला की संकल्पना। आगे बात करते हैं, अगला है पारितंत्रों में घटती उत्पादकता का सही क्रम है। ये जो पारितंत्रों में घटती उत्पादकता का सही क्रम पूछ लिया जाता है। तो ये सबसे पहले मैंग्रोव, फिर घास स्थल, फिर झील, फिर महासागर जो है ये सबसे बाद में आता है महासागर। और इसमें मैंग्रोव जो है सबसे पहले आते हैं। तो ये पारितंत्रों की घटती उत्पादकता का सही क्रम है। और जो सर्वाधिक स्थायी पारितंत्र है तो ये है महासागर। यदि पूछा जाए इन सब में सर्वाधिक स्थायी पारितंत्र कौन है? तो ये है महासागर सर्वाधिक स्थायी पारितंत्र। आगे बात करते हैं, जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाया जाता है। जो जल निकाय में घनत्व प्रवणता को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो ये दर्शाया जाता है पिकनो लाइन के द्वारा। और जल निकाय में जो है घनत्व लवणता को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? यदि जल निकाय में घनत्व लवणता की बात हो तो इससे दर्शाया जाता है हाइलोक लाइन के द्वारा। और इसमें जो है जल निकाय में गहराई के साथ साथ तापमान परिवर्तन की बात हो तो इसको दर्शाया जाता है किसे? थर्मोक्लाइन के द्वारा। आगे बात करते हैं, अगला है जैव विविधता या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जैव विविधता या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी शब्द जो है सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ये दिया था रेमंड एफ दाशमैन ने अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक थी ये डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री, इसमें दिया था इन्होंने ये जैव विविधता या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और कब दिया था? तो ये दिया था 1968 में। आगे बात करते हैं, अगला है बायोडाइवर्सिटी शब्द सर्वप्रथम। ये कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर, ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है जो दिया था रेमंड एफ दाशमैन ने। और ये है केवल बायोडाइवर्सिटी शब्द तो ये दिया था WG रोजेन ने। आगे बात करते हैं, जो भारत का ये क्या है? भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी कहाँ है? तो ये है कहाँ है? ये है जामनगर गुजरात में। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी। आगे बात करते हैं, जैव विविधता को जो है जैव विविधता को
अल्फा बीटा गामा श्रेणियों में किसने विभाजित किया था, ये पूछ लिया जाता है। जैव विविधता को अल्फा बीटा और गामा श्रेणियों में विभाजित करने वाले थे तो ये थे हिटेकर, 1972 में इन्होंने किया था। जैव विविधता को 3 श्रेणियां रखी थी, 3 श्रेणियों में विभाजित किया था, अल्फा बीटा और गामा में हिटेकर 1972 में। आगे बात करते हैं, आगे है यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सर्वाधिक जैव विविधता जो है किसमें पाई जाती है। ये सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है इसमें उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में। ये पूछ लिया जाता है सर्वाधिक जैव विविधता किसमें पाई जाती है, तो ये उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में पाई जाती है। और ये 10 डिग्री जो है उत्तरी अक्षांश में और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य ये वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाई जाती हैं, तो ये 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश में और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के जो है मध्य में पाए जाते हैं और सर्वाधिक जैव विविधता इनमें पाई जाती है। आगे बात करते हैं, जैव विविधता भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। जैव विविधता ये भी पूछ लिया जाता है, कभी कभी स्टेटमेंट में दे देता है कि जैव विविधता जो है भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है या घटती है या कम होती है, तो ऐसे स्टेटमेंट दे देता है। तो जैव विविधता जो है तो ये भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। और जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है कब, 22 मई को। प्रतिवर्ष जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। आगे बात करते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव या वैश्विक तापन में जो है योगदान देने वाली गैसें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है। जो है ग्रीन हाउस या हरित गृह प्रभाव या वैश्विक तापन में कुछ भी लिखा मिल सकता है, इसमें योगदान देने वाली गैसें। तो यहाँ पर जो है ये जलवाष्प सबसे ज़्यादा योगदान देती है, कितना, 60%। और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ये कितना देती है, तो ये देती है सिर्फ 26%। और मीथेन CH4 ये कितना देती है अपना योगदान, तो ये है 4.9% इसका योगदान है किसमें, ग्रीन हाउस प्रभाव या वैश्विक तापन में। और ओजोन O3 तो ये 3 से लेकर 7% तक अपना योगदान देती है। और नाइट्रस ऑक्साइड N2O तो इसका सिर्फ 1.5% ही योगदान है किसमें, वैश्विक तापन में। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन या अन्य गैसें CFC तो ये 0.1 से लेकर 0.4% तक ही योगदान देती हैं। तो इसमें पूछ लिया जाता है कभी कभी कि सर्वाधिक योगदान देने वाली गैस, तो ये हो जाएगी जलवाष्प, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद मीथेन, उसके बाद ओजोन, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड और सबसे लास्ट में है क्लोरोफ्लोरोकार्बन या अन्य गैसें। देखते हैं आगे। अगला है ग्रीन हाउस की संकल्पना किसने दी थी, तो ग्रीन हाउस की संकल्पना दी थी किसने, जोसेफ फोरियर ने। कब दी थी, तो ये 1824 में दी थी। ग्रीन हाउस की संकल्पना जोसेफ फोरियर ने 1824 में दी थी। आगे बात करते हैं, धरती पर सर्वाधिक लाभदायक एवं सर्वाधिक हानिकारक गैस कौन सी है, ये भी पूछ लिया जाता है। जो ये सर्वाधिक लाभदायक और सर्वाधिक हानिकारक गैस, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है। ये जो है धरती पर क्या है, सर्वाधिक लाभदायक भी है और सर्वाधिक हानिकारक भी है। आगे बात करते हैं, धान के खेतों से कौन सी गैस प्राप्त होती है, तो ये जो धान के खेतों से प्राप्त गैस है तो ये है मीथेन गैस CH4। ये जो है कहाँ से और कहाँ से प्राप्त होती है, तो दीमक की बामी से भी प्राप्त होती है और जुगाली करने वाले पशुओं से भी जो है मीथेन गैस निकलती है। पशु जब है चारा खाने के बाद जुगाली करते हैं तो ये जो है वो मीथेन गैस का उत्सर्जन करते हैं। और इस मीथेन गैस के स्रोत क्या है, तो ये इसके बायोगैस इसका स्रोत है मीथेन गैस का। ये दीमक की बामी से भी पूछ लिया जाता है कि कहाँ से प्राप्त होती है, ऑप्शन में दे देता है ये जो है दीमक की बामी से भी। आगे बात करते हैं, अगला है यहाँ पर प्राकृतिक हरित गृह प्रभाव। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है पॉइंट है। प्राकृतिक हरित गृह प्रभाव पृथ्वी को जो है पृथ्वी को माध्य तापमान कितना रहता है, तो ये 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म रखता है। ये UPPCS 2020 में जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर ये काफ़ी लोगों ने जो है इसका उत्तर गलत ही दिया था, तो ये पूरा पॉइंट याद रखिए। यह प्राकृतिक हरित गृह प्रभाव पृथ्वी को माध्य तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म रखता है। और हरित गृह गैसों की अनुपस्थिति में पृथ्वी का माध्य जो है माध्य ताप कितना हो जाता है, तो जो हरित गृह गैसों की अनुपस्थिति में पृथ्वी का माध्य ताप -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है गिर जाता है। यही पूछा गया था कि हरित गृह गैसों की अनुपस्थिति में पृथ्वी का माध्य ताप जो है कितना कम हो जाता है। तो यहाँ पर ऐसे ही -18 -19 ऑप्शन दिए थे, तो यहाँ पर ये सही था -20 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे बात करते हैं, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन।
जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1972 में सर्वप्रथम। और कहाँ हुआ था? तो ये स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ था। 2023 में का जो है कहाँ होगा? तो ये संयुक्त अरब अमीरात या दुबई में होगा। 30 नवंबर से 12 दिसंबर के बीच आयोजन होगा इसका। और ये कौन से नंबर का होगा? तो ये होगा 28वें नंबर का, 2023 का। आगे बात करते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं वन पारिस्थितिक तंत्र को। वन पारिस्थितिक तंत्र से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इसमें। तो यहाँ पर पहले देखते हैं कौन से उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है कहाँ पाए जाते हैं? तो ये विषुवत रेखा के निकट साल भर तापमान व आर्द्रता जो है काफ़ी उच्च रहती है। और औसत जो है वार्षिक वर्षा की बात करें तो ये 200 सेमी से अधिक रहती है। कहाँ पर? जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं ये विषुवत रेखा के निकट पाए जाते हैं। साल भर तापमान व आर्द्रता जो है काफ़ी उच्च रहती है। यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक पाई जाती है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो है क्या, ये सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ऐसे ही स्टेटमेंट दे देता है, 4 स्टेटमेंट दे देता है कि ये जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की विशेषताएं बताइए। ये विषुवत रेखा के निकट पाए जाते हैं और या साल भर तापमान व आर्द्रता काफ़ी उच्च रहती है। औसत वार्षिक वर्षा 2 सेमी से अधिक रहती है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ऐसे ही ऑप्शन दे देगा, बताइए इनका पूछेगा इसमें से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, या कूट की सहायता से उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर जो है ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में जो है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर जो है इनकी मिट्टी, यहाँ पर इनकी वनों की जो है किस प्रकार की होती है? तो इनकी मिट्टी जो है ये लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है यहाँ पर। और इसमें जो है अधिक निक्षालन क्रिया अधिक होती है, लीचिंग अधिक होती है इन वनों की मिट्टी में। और इनका विस्तार की बात करें तो इनका विस्तार कहाँ कहाँ पर है? इनका विस्तार है अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन, अफ्रीका का गिनी तट, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, जावा व सुमात्रा द्वीपों पर इनका विस्तार है। किसका? ये जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का। इन वनों को जो ब्राजील में क्या कहा जाता है? तो इन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को जो है ब्राजील में कहा जाता है सिल्वास। इन्हें सिल्वास के नाम से जाना जाता है ब्राजील में। आगे देखते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या मानसूनी वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या मानसूनी वन, यहाँ पर जो औसत वर्षा की बात करें तो औसत वर्षा जो है यहाँ सदाबहार वनों की अपेक्षा कम होती है। सदाबहार वनों में कितनी होती थी? 200 सेंटीमीटर। तो यहाँ जो है औसत वर्षा सदाबहार वनों की अपेक्षा कम होती है। पौधे यहाँ पर कैसे होते हैं? तो पौधे शुष्क ग्रीष्म ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया यहाँ पर कम से कम होती है। जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या मानसूनी वन होते हैं तो उनके में जो है वहाँ के जो पौधे होते हैं उनमें वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम से कम होती है। इनमें कौन कौन से पौधे पाए जाते हैं? तो यहाँ पर जो है सागौन, शीशम, शॉल, बांस इत्यादि प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो दक्षिण पूर्व एशिया में, भारत में, ब्राज़ील में, मध्य एवं दक्षिणी अमेरिका में और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में ये पाए जाते हैं। कौन? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या मानसूनी वन। आगे बात करते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय या मध्य अक्षांशीय वनों की। शीतोष्ण कटिबंधीय या मध्य अक्षांशीय वन, तो ये जो है इन्हें मध्य अक्षांशीय सदाबहार, मध्य अक्षांशीय पर्णपाती और भूमध्य सागरीय वनों में वर्गीकृत किया गया है। किन्हें? शीतोष्ण कटिबंधीय और मध्य अक्षांशीय वनों को। आगे बात करते हैं भूमध्य सागरीय वनों की। भूमध्य सागरीय वनों का जो है एक अन्य नाम से भी जाना जाता है बाज वन या चैपरैल वन भी इन्हें कहा जाता है, भूमध्य सागरीय वनों को। ये कहाँ पाए जाते हैं? तो इनका विस्तार जो है मध्य अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं। ये पॉइंट याद रखिए, ये भूमध्य सागरीय वन जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था पिछले एग्जाम में यूपीपीसीएस की। ये मध्य अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं भूमध्य सागरीय वन। और इन्हें जो है वाज वन या चैपरैल वन के नाम से भी जाना जाता है। ग्रीष्म ऋतु में क्या है? ग्रीष्म ऋतु में गर्म एवं शुष्क, शीत ऋतु में जो है ठंडी और आर्द्र वर्षा जाड़ों में होती है। यहाँ पर जो है वर्षा कब होती है? तो भूमध्य सागरीय वनों में वर्षा जाड़ों में होती है। यहाँ पर जो प्रमुख वृक्ष पाए जाते हैं
तो ये कार्क, जैतून, फाइन एवं सदाबहार जो है खट्टे यहाँ पर रसदार खट्टे फल पाए जाते हैं। कहाँ पर? भूमध्य सागरीय वनों में। यहाँ उसमें यही पूछा गया था, ये जो है रसदार खट्टे फल पाए जाते हैं तो ये किन वनों में पाए जाते हैं? तो ये भूमध्य सागरीय वनों में पाए जाते हैं, जिसमें अंगूर, नींबू, नारंगी, नाशपाती इत्यादि प्रकार की ये फल पाए जाते हैं भूमध्य सागरीय वनों में। आगे बात करते हैं शंकुधारी या टैगा वनों की। ये शंकुधारी या टैगा वन, तो ये सामान्यतया इनके वृक्ष कैसे होते हैं? तो इनके वृक्ष जो है कोणधारी होते हैं, पत्तियां नुकीली होती हैं जिससे कि वाष्पोत्सर्जन ना हो सके और कम से कम हो सके, और इनकी पत्तियों पर जो है बर्फ ना रुके। तो ये इन वनों के जो है वृक्षों की विशेषता होती है। और यहाँ पर अच्छी वर्षा होती है और शीत ऋतु क्या है? शीत ऋतु लंबी होती है। ये पूछ लिया जाता है कि जो है शीत ऋतु लंबी किस प्रकार के वनों में पाई जाती है? तो ये शंकुधारी या जो टैगा वन होते हैं वहां पर क्या है? शीत ऋतु लंबी होती है। आगे बात करते हैं, आगे यहाँ पर ये वन कहाँ पाए जाते हैं? तो आर्कटिक वृत्त के जो है 66 डिग्री के चारों ओर यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका और महाद्वीपों में पाए जाते हैं। आर्कटिक वृत्त के आसपास पाए जाते हैं, यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका, महाद्वीपों में पाए जाते हैं। ये कौन? जो है शंकुधारी या टैगा वन। इनमें जो है सबसे अधिक मुलायम लकड़ी प्राप्त होती है। सबसे अधिक मुलायम लकड़ी जो है यही शंकुधारी या टैगा वनों से प्राप्त होती है। सभी बायोमों के वृक्ष जो हैं अधिक आर्थिक महत्व रखते हैं। इनके जो सभी वृक्ष हैं तो ये आर्थिक महत्व रखते हैं। हर प्रकार के वनों से ज़्यादा ये जो है आर्थिक महत्व रखते हैं शंकुधारी या टैगा वनों के जो वृक्ष होते हैं। इनकी मिट्टी कैसी पाई जाती है? तो यहाँ पर मिट्टी जो है तो ये अम्लीय पौधजाल, जो मिट्टी जो खनिजों से रहित होती है, अम्लीय मिट्टी पाई जाती है पौधजाल, जिसमें कि खनिजों की मात्रा जो है बिल्कुल नहीं होती है, खनिजों से रहित होती है। यहाँ पर कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? तो चीड़, देवदार, फर, शिवप्रश आदि वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं में लोमड़ी, मिंक, शमूर, साइबेरियन केन ये जो है आदि जीव जंतु पाए जाते हैं यहाँ पर। अब बात करते हैं मैंग्रोव वनों की। मैंग्रोव वन है तो ये कहाँ पाई जाती है? ये उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में समुद्र तटों के लवणीय जल में पाए जाते हैं। कौन? मैंग्रोव वन पाए जाते हैं समुद्र तटों के लवणीय जल में। मैंग्रोव वन जो है क्या है? तो ये सुनामी, तीव्र लहरों के विनाश से सुरक्षा करते हैं। इसीलिए जो है समुद्र के किनारे अक्सर देखा जाता है कि समुद्र के किनारे जो है इसी प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। और ये मैंग्रोव वनस्पतियों का जो सर्वाधिक क्षेत्र है, तो ये मैंग्रोव वनस्पतियों का सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तो ये सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है। सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है मैंग्रोव वनस्पतियों का सर्वाधिक क्षेत्र यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा में। यहाँ जो है दलदली इलाका है तो इसलिए मैंग्रोव वनस्पतियाँ यहाँ पर सर्वाधिक हैं। अगला है गोवा का चोराव द्वीप, जो है पूरी तरह से संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है। ये जो कौन सा? ये गोवा का जो चोराव द्वीप है तो ये पूरी तरह से संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है। फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।